कश्मीर में मुझे लगता है कि हर कहीं मेरे वालिद मोहतरम को जानते हैं। उन्होंने कितने सितम उठाए हैं अपने सियासी कैरियर में। यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया, मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट अथॉरिटीज़ ने पासपोर्ट मेरा डिनाई किया। This is Farooq Wani, and you are watching Brighter Kashmir Interviews. Today we have a very special guest. He is known to everybody. He is a Bar Association President Badgam. He is contesting from Chirayi Sharif constituency from the AIP ticket, and above all, he is a well versed with his profession. Welcome to Jai Saab, our show. फारूक साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझ नाचीज़ को अपने शो पे बुलाया और मुझे बात करने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जय साहब, बिफोर हम इसको चालू करें कि थोड़ा आपका बैकग्राउंड जानना चाहते हैं हम। फारूक साहब, मेरा बैकग्राउंड तो उतना बड़ा नहीं है, मैं किसी रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ तो नहीं रखता हूँ। मैं यहाँ चराई शरीफ में पैदा हुआ हूँ 1979 में। मेरे वालिद मोहतरम डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खूबी, जिन्होंने 1983 में 1983 में वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर थे और उन्होंने खैरबाद कहा अपनी नौकरी को और सियासत में कदम रखा। लेकिन आपको पता ही है, क्योंकि आप खुद भी चराई शरीफ के रहने वाले हैं, उस ज़माने में सियासत करना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ ऐसे सियासी शख्सियात, ऐसे सियासी लोग बैठे थे जिन्होंने पूरा कब्ज़ा कर लिया था और जिनको शायद उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत मदद करती थी। 1983-87 का मेरे वालिद मोहतरम ने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद एक नई और एक सियासत शुरू हो गई। यहाँ एक सैलाब आया, सारे बह गए उसमें, तो हमें बहुत मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, हमारी पूरी फैमिली को, जैसा कि हमारे पूरे इलाके को, या कश्मीर में मुझे लगता है कि हर कहीं मेरे वालिद मोहतरम को जानते हैं। उन्होंने कितने सितम उठाए हैं अपने सियासी कैरियर में। यहाँ से मैंने इब्तिदाई तालीम शुरू की, फिर उसके बाद मैं जवाहिर नवोदय विद्यालय गया, बोर्डिंग स्कूल था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ पे मैंने 10वीं जमात तक तालीम हासिल की। उसके बाद मैं सर सैयद मेमोरियल में 11th और 12th मैंने किया, 11वीं 12वीं जमात पास की। तो 12वीं के बाद कुछ देर के लिए मैंने अमर सिंह कॉलेज एज अ सोशल साइंस स्टूडेंट मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन 2-3 महीने में ही मेरा एडमिशन पूना के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन भारतीय विद्यापीठ में हुआ। 5 इयर्स कोर्स मैंने वहाँ से किया, LLB। तो वहाँ से आके वकालत शुरू की, और वकालत में भी मेरी किस्मत में, मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, मैंने मियाँ क़यूम साहब का चैम्बर ज्वाइन किया। और वहाँ पे मुझे एक तो वकालत के साथ साथ जो मुझे एक्सपीरियंस मिली, और दूसरा मुझे वहाँ जानने में ये बहुत ही मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने वहाँ लोगों की या कश्मीरी कौम की जो पेन है उसको समझा। मैं हेबियस कॉर्पस पिटिशंस करता था। उसके बाद LLM के लिए मैं बाहर चला गया, पूना यूनिवर्सिटी में एडमिशन किया। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, पासपोर्ट अथॉरिटीज़ ने पासपोर्ट मेरा डिनाई किया। पासपोर्ट न होने की वजह से मुझे पूना वापस जाना पड़ा, अदरवाइज़ मुझे बरतानिया की 2 प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिला था, जिसमें ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है। अनकंडीशनल ऑफ़र मुझे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में मिला था, और हल यूनिवर्सिटी से मुझे अनकंडीशनल ऑफ़र आई थी, और कुछ स्कॉलरशिप भी मुझे मिला था। तो फिर पूना यूनिवर्सिटी से LLM करके मैं यहाँ आया, बडगाम में मैंने वकालत शुरू की, और क्रिमिनल लॉ में मैंने शुरू किया। पर्टिकुलरली जो अंडर ट्रायल्स केसेस थे, अंडर ट्रायल जितने भी यहाँ पे होते थे, उस ज़माने में बहुत सारे केसेस होते थे, और मैंने वो शुरू किया। और फिर वक्तन फ़वक्तन यहाँ पे कुछ हालात ख़राब होते थे, कोई स्टोन बेल्टिंग वाले मामला, क्योंकि आपको खुद भी ये पता होगा कि जितने लोगों के ख़िलाफ़ वो केसेस थे वो सारे बेगुनाह नहीं थे। यहाँ पे क्या होता था कि ये सियासी यहाँ पे ऐसा चक्कर था कि जुर्म एक करता था, लेकिन FIR दूसरे के ख़िलाफ़ लगता था। और उन लड़कों के केसेस करके मुझे ये भी महसूस हुआ धीरे धीरे कि नहीं, हमारे साथ एक जुल्म हो रहा है, और वो यहाँ की सियासत, जो रियासत की सियासत है, वो हमारे साथ जुल्म कर रही है। और वही नतीजा है जो मेरी 22 साल की वकालत में एक्सपीरियंस है, उसी
एक्सपीरियंस की बुनियाद पे मैंने सियासत में कदम रखा। जय साहब, जैसे हमारे नाजरीन देख रहे हैं और हम इस वक्त बड़े मतलब बहुत ज़बरदस्त प्लेस से अभी आपसे बात कर रहे हैं, चरार शरीफ से, जहाँ पे रेस्टिंग प्लेस है शेखुल आलम का। तो हमारे ये अपने नाजरीन को ये हम बताना चाहते हैं, जो जाहिद साहब जो है एक बड़े रिनाउंड क्रिमिनल लॉयर है, बड़गाम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सेशंस कोर्ट में। तो क्या वजूहत है ये अपने प्रोफेशन को, अपने खैरबा थोड़ा इसको हट के आप पॉलिटिक्स में आए? क्या आप इस लेगेसी को, अपनी फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं? या और हमने यहाँ तक भी सुना कि आपका जो कैंडिडेचर है एज अ कैंडिडेट फ्रॉम द चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, यू हैव बीन अप्रूव्ड बाय द मिस्टर रशीद इंजीनियर फ्रॉम द जेल। तो क्या समझते हैं आप, हमारे ये जो लोग हैं, ये जो हमारे देखने वाले हैं और हमारे जो हमारी क्राउड है, उनको क्या बताना चाहते हैं इसके बारे में आप? फारूक साहब, दिल से दिल की राह होती है। मैं समझता हूं कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इंजीनियर रशीद साहब का, क्योंकि उनके साथ मेरे ज़ाती कुछ ताल्लुकात रहे हैं। मैं जब भी वो असेंबली में, आपको खुद पता होगा या हमारे जितने भी देखने वाले या सुनने वाले इस इंटरव्यू को लोग हैं, उनको पता होगा कि रशीद साहब को शायद वो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन उनको असेंबली में, जब भी असेंबली लगती थी तो रशीद साहब को वहाँ पे मारा पीटा जाता था। वो क्या बात करते थे वहाँ असेंबली में? वो तो कश्मीरियों की बात करते थे, वो प्रिजनर्स की बात करते थे, जितने भी लॉज यहाँ पे ब्लैक लॉज है उनके खिलाफ वो बोलते थे। लेकिन यहाँ जो मौजूदा सरकारें थी, मौजूदा जो सियासतदान थे, उनको वो बर्दाश्त नहीं होता था, और उसका नतीजा आपने खुद देखा, खमियाजा उठाना पड़ा उमर फारूक साहब को, इतने बड़े खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले। और दूसरी बात जो आपने क्वेश्चन पूछा कि आप अपने फादर की लेगेसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देखिए सियासत कोई लेगेसी नहीं है। मेरी समझ के मुताबिक सियासत कोई लेगेसी नहीं है। यहाँ लोग क्या करते हैं कि सियासत ही प्रोफेशन बनाते हैं। मैं वकील हूँ और वकील ही रहूँगा मैं इंशाअल्लाह। और सियासत, मेरा जो सियासत में है, मैं एज अ सोशल एक्टिविस्ट काम करना चाहता हूँ यहाँ पे। मैं सियासत को अपना प्रोफेशन नहीं बनाना चाहता हूँ। मैं लोगों का काम करना चाहता हूँ, लोगों के मुश्किलात मैं समझना चाहता हूँ, या जो जितना मैंने समझा है उसने मुझे फोर्स किया कि नहीं, यहाँ पे पर्टिकुलरली इन दिस चरार शरीफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपको पता है कि 31 साल यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज किया, और उन 31 साल में अगर आप देखेंगे कि चरार शरीफ कहाँ था और कहाँ पहुँच गया, वो तो आया है हमारे सामने। यहाँ 1987 में चरार शरीफ में मॉडल टाउन दिया गया था। कटरा और सिर्फ चरार शरीफ वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम थी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट हुई कटरा में। आप कटरा जाइए, वो आपको बहुत बड़ा शहर दिखेगा इस टाइम भी, लेकिन चरार शरीफ टाउन ये वहाँ का वहाँ ही है। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पूरे कश्मीर में, पूरी वादी में मैं समझता हूँ कि यूसमर्ग सबसे खूबसूरत जगह है, वो आपको खुद भी पता होगा। यूसमर्ग को आज की डेट में भी यूसमर्ग में अभी टावर नहीं चल रहा है, वहां मोबाइल काम नहीं करते हैं, वहां एटीएम की फैसिलिटी नहीं है, वहां लोगों को पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है। इतना पैसा वहां खर्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इतना पैसा आया, पानी की तरह गवर्नमेंट ने पैसा बहाया, लेकिन यहां ऑन ग्राउंड कोई खर्चा नहीं हुआ, और जिसके नतीजे हमें दिख रहे हैं। आपको भी पता होगा, आपने भी शायद वो कभी कभी न्यूज़ कैरी की होगी, 250 करोड़ के यहाँ पे स्कैंडल है लोगों को। जय साहब, जैसे आपने ये फरमाया कि आपका जो इंजीनियर रशीद के साथ उठना बैठना है, आपका फादर के उसके साथ उसके भी ताल्लुकात उनके साथ रहे, लेकिन क्या वजह है कि आपके जो रूट्स है, आपका जो आइडियोलॉजी, आपकी फादर की जो आइडियल, वो सेपरेटिज्म की आइडियोलॉजी है, लेकिन तो क्या वजह है कि आज के डेट में आप जो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लड़ रहे हैं आप? और दूसरी बात ये, जो आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अभी डेवलपमेंट कश्मीर में है, या तो उसमें जो सेपरेटिस्ट के लोग हैं वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और जमात के लोग हैं जो पहले इस इलेक्शन को मानते नहीं थे, बाइकआउट कर रहे थे। तो उसको किस अंदाज से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, देखिए 1993 में यहाँ ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस बनी, और उस ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े लीडर थे। मरहूम लोन साहब थे उसमें, मरहूम गिलानी साहब थे। उस टाइम जब इन्होंने डिसाइड किया कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड भी होगा कहीं ना कहीं पे, कि वहाँ पे
मीटिंग में सिर्फ मेरे वालिद साहब खड़े होकर उन्होंने बोला है कि हमें इलेक्शन के साथ चलना है, हमें लड़ना चाहिए इलेक्शन, हमें इलेक्शन का बाइकआउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है और थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही अगर हमारा ये पॉलिटिकल एक मामला था। लेकिन मैं समझता हूं कि पता नहीं क्या नज़र लग गई थी कश्मीर को, वो पॉलिटिकल से इन्होंने मसला क्या कर दिया, बनाया। उसमें यहाँ की प्रेस भी शामिल है, उसमें यहाँ की प्रेस ने बड़ा मैं समझता हूँ कि अच्छा खासा उन्होंने रोल अदा किया कि इस मूवमेंट को, जो एक पॉलिटिकल मूवमेंट थी, हमारे पॉलिटिकल मामला थे, इन्होंने उसको रिलीजियस बना दिया और हमें दहशतगर्दी का नाम लग गया। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जहाद है, तो जहाद मैं समझता हूं कि ये एक पॉलिटिकल मामला था, उस मामले में हमें ले जाने में किसी ने कसर नहीं छोड़ी। उस मामले में मेरे वालिद मोहतरम ने उसी टाइम बोला था कि हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, लेकिन फोरम पॉलिटिक्स थी, उनका नहीं चला, उनकी बात नहीं मानी किसी ने। 2-3 लोग थे, जैसे एडवोकेट शाहीन साहब है, गुलाम नबी शाहीन, उन्होंने उसकी वकालत की, लेकिन फोरम पॉलिटिक्स थी, अब फोरम में तो फोरम का चलना था, ये चला, दौर चला, लोगों के मुश्किलात हम देख रहे हैं। और दूसरी बात, मेरे फादर की आइडियोलॉजी क्या थी, वो एक मॉडरेट है, उन्होंने हमेशा इस मसले को एक पॉलिटिकल मसला, क्योंकि पॉलिटिकल राइट्स पे हमें जंग करनी है। हाँ, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेबल पे बैठ के हम अपने मसले हल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ के कानून, यहाँ कानून लाने वाले हमारे अपने लोग हैं। पब्लिक सेफ्टी एक्ट लाया किसने? पोटा बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोटा बनाया। इंप्लीमेंट कहां किया? पहले जम्मू कश्मीर में। मतलब है कि ये जो पोटा यहाँ पर लगा, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद ने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, या पीएसए जो पहले था उसको फॉलो? नहीं, उसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद मैं नहीं समझता हूँ। ये पोटा शायद ऑन रिकॉर्ड भी है कि ये फारूक अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पोटा बनाया गया। जब फारूक अब्दुल्ला साहब 1996 में आए, उन्होंने रोना शुरू किया, लेकिन तख्त मशक किसका हुआ? तो आपका कहने का मतलब यह है कि आपका जो है कि आप ये जो हमारे जो हुक्मरान कश्मीर के रहे हैं, जैसे फारूक अब्दुल्ला रहे हैं या मुफ्ती मोहम्मद सईद, तो इनकी वजह से ये सब जितने भी ड्रकोनियंस या जो भी लॉ यहाँ पे इंप्लीमेंट हो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो यहाँ पे मतलब इन्हीं लोगों ने लाया। आपका कहने का मतलब यह वक्तन फवक्तन उन्होंने अपना रोल अदा किया इसमें। उन्होंने कभी यहाँ असेंबली में, आप देखिए इंजीनियर साहब को हर दौर में उनको मारा पीटा गया, लेकिन वो बात क्या करते थे कि पोटा किसने लाया, टारा किसने लाया, पीएसए किसने लाया। आज देखिए मंशूर है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। नहीं, कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉ है वो तो डायरेक्ट कश्मीर पे लागू होते हैं, लेकिन जबकि कश्मीर इसका बहुत इंपॉर्टेंट, या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उसमें इनके मतलब इसमें लाने का क्या मतलब रखता है? देखिए 2019 में 5 अगस्त 2019 जब हमारा स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, तो सेंट्रल लॉज ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गए, उनको लागू किया गया। उससे पहले हमारे जम्मू कश्मीर की जो असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली थी, हम अपने कानून खुद बनाते थे, लैंड लॉज हमारे अपने थे, सारे कानून हमारे अपने थे। यहाँ रणवीर पेनल कोड से लेकर हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या एविडेंस एक्ट हमारा अपना था। लेकिन अब सेंट्रल लॉ यहाँ पे लागू है, क्योंकि एट पार हमें लाया गया गवर्नमेंट ऑफ जितनी भी ये पूरे हिंदुस्तान के साथ हैं। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पे जो कवानीन है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट कहीं पे हिंदुस्तान में नहीं है, उसको क्यों रखा गया? उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं ये लोग? अगर सेंट्रल लॉज यहां लागू हो गए, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है क्या कहीं सेंट्रल लॉ में? उसको क्यों रखा गया? उसको क्यों नहीं हटा रहे हैं? यहां 12,000 लोग अभी भी रिपोर्टेडली वहां बंद है और बाहर के जेलों में लिया गया है। हम उनके लिए काम करना चाहते हैं, हम उनके राइट्स के लिए काम करना चाहते हैं। थोड़ा हम आप इस मुद्दे से हटके एक और मुद्दा उठाते हैं। जैसे आप अभी चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब ये इलेक्शन है, एज पर जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को लेके देखते हैं, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, तो आपका मुद्दा कौन सा रहेगा? आप किस पे ज्यादा फोकस करेंगे जो चरारी शरीफ कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड है? तो देखिए मुद्दे बहुत सारे हैं। देखिए, अगर हम मोटे मोटे मुद्दे देखेंगे, मोटे मोटे मुद्दे वो तो पूरे कश्मीर के मुद्दे हैं, उन पे भी हमारी पार्टी काम कर रही है। ये कल की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए हमारे पार्टी की, उन्होंने पूरा क्लियरली ये कहा कि हमारा मैनिफेस्टो लोगों के मसाइल है। लोगों के मसाइल है क्या? बिजली, पानी,
यहाँ पे आप देखिए हालात क्या है। यहाँ पे हर कोई पार्टी आज की डेट में बोल रही है 200 यूनिट्स हम आपको फ्री देंगे, लेकिन किसी पार्टी ने क्या ये कहा कि हम जो हमारे जो प्रोजेक्ट्स है, जितने भी हमारे ये बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, उनको वापस लाएंगे? किसी ने बात की इस पे? उनको लीज एक्सटेंड करने वाले कौन लोग हैं? ये कश्मीरियों को बेवकूफ बना रहे हैं ये लोग। कितनी देर बेवकूफ बनेंगे? पिछले 70 साल से तो कश्मीरी बेवकूफ बन रहा है। मैं आपके माध्यम से, मैं आपके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, इस बार बेवकूफ मत बनिए, अपने नुमाइंदे चुनिए जो आपका काम करेंगे। और हम अवामी इत्तेहाद पार्टी, इस बार हमने ये ठान ली है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों के मसलों के लिए असेंबली में जाएंगे और उनके मसले हल करके आएंगे वहां। देखिए, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आया या पीडीपी का या किसी और पार्टी का, तो वो उनका जो फोकस है वो बोल रहे हैं कि हम 370 को वापस लाएंगे या हम बिजली को मतलब थोड़ा फ्री कर लेंगे। और उसके साथ में ये वो बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे एलजी को एम्पावर किया गया है, वो बोल रहे हैं कि हम इसके रेजोल्यूशन पास करके हम इसका वो पावर वापस ले लेंगे। तो आपका इसके बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं बोलता हूँ इलेक्शन मैनिफेस्टो 370 को वापस लाएंगे। आप मुझे बोलिए एक बात, 370 यहाँ प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार करके जेल लिया जाता है, जब वो जेल से बाहर आते हैं तो वो चीफ मिनिस्टर बन के आते हैं। 370 को इरोड किसने किया? वहां रखा क्या था 370 में? ये तो सारे लोगों को पता है। यहां कश्मीरी कौम अनपढ़ नहीं है। आज हमारे जो नौजवान है, पर्टिकुलरली जो हमारी जो यंग जनरेशन है, 2 मिनट में वो किसी भी टॉपिक पे पूरी हिस्ट्री जान जाते हैं। गूगल करके हम जान सकते हैं किसके दौर में 370 को कौन सा नुकसान पहुंचा। ये तो पूरा कमजोर हो गया, तो खोखला हुआ था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बीजेपी भाजपा गवर्नमेंट जो थी, उनका एजेंडा था, ये इलेक्शन मैनिफेस्टो था उनका कि हम जी 370 खत्म करेंगे। उन्होंने उस पर काम किया, अपने लोगों के लिए तो उन्होंने अच्छा किया, लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर 370 को वापस लाना है, फुल फ्लेजेड 370 यहां वापस आना चाहिए। ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं कि 370 को वापस लाएंगे। रखा क्या था 370 में? आप मुझे एक चीज बोलिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसा खर्च करती थी, पैसा देने में उनको कोई हर्ज नहीं है। यहां पैसा वो देते थे, लेकिन वो इस जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से हिसाब नहीं ले सकते थे। उनको क्या, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो 370 चाहिए? आप मुझे बोलिए एक बात, पूरे हिंदुस्तान में यहां जितने भी मार्जिनलाइज्ड, जितने भी ये हमारे लोग हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक स्कीम है, उसमें पैसा मिलता है। आप मुझे बोलिए 2019 से पहले, मैं ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं, किसको उस स्कीम के तहत पैसा मिलता था? आज तो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जाता है। उससे पहले तो हमारे जितने भी यहाँ पे जो कश्मीरी में जिनको हम खड़पेज बोलते हैं, वो खड़पेज खा जाते थे। कोई अंगूठा करता था दूसरे का, कोई दस्तखत करता था किसी का, कोई अपनी मां को ले जाके बोलता था जज साहब थोड़ा है वो है, उनसे पैसा खाते थे। हम थोड़ा इस पे ये बात कर लेंगे। अभी जो सेपरेटिस्ट के जो लोग इसमें मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं, जमात के लोग जो आ रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इससे डेमोक्रेसी का बोलबाला हो रहा है और दूसरी डेमोक्रेसी को इसमें स्ट्रेंथन हो रहा है? दूसरी बात यह है कि जो यहाँ का जो नरेटिव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नरेटिव जो बैनुल अक़वामी या फॉरेन इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्ट्रांग होता जा रहा है, तो आपकी राय इसके, आप क्या राय इसके बारे में? मैं समझता हूं देर आए दुरुस्त आए। अगर गुड सेंस प्रिवेल हो रहा है यहाँ पे 1900, अगर हम देखेंगे जमात इस्लामी या जितने भी यहाँ पे सेपरेटिस्ट आज इलेक्शन में आ रहे हैं, वजह क्या है सेपरेटिस्ट बनने की? वजह क्या है ये जंग उठाने की? यहाँ वो तो 1987 का इलेक्शन है। 1987 में मैं बोलता हूं आपको, मेरे फादर कैंडिडेट थे त्रारी शरीफ से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वो लड़ते थे, मरहूम लोन साहब के बहुत अच्छे साथी रहे हैं। जिस दिन पोलिंग थी, पोलिंग स्टेशन की तरफ, ये जिस दिन काउंटिंग थी, काउंटिंग ये ना काउंटिंग हॉल की तरफ जाते जाते उनको पकड़ लिया गया और पहुंचा दिया गया सेंट्रल जेल श्रीनगर। और उन पे क्या लगाया गया उस टाइम? टाड़ा। 1.5 महीने के बाद उनको रिहा किया गया। ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है, मेरे वालिद मुहतरम के साथ नहीं है। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट बना, मफ बना उस टाइम, उनके साथ क्या हालात किए इन्होंने? उसके जिम्मेदार कौन है? क्या उसकी जिम्मेदार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या यहां की सरकार है? उस टाइम फारूक अब्दुल्ला साहब थे, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ क्या किया गया था उससे पहले उनको वो याद नहीं रहा। वो हमेशा भूखे रहे हैं इख्तिदार के,
इक़्तिदार के बगैर वो नहीं रह पाएंगे। जज साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। हम आपका टाइम हमने ले लिया, तो आपने हमारे साथ बात करी और हम आगे इंशाल्लाह आगे भी आपसे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाकी वस्सलाम। शुक्रिया।